हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। फ़िलहाल की परिस्थितियों के अनुसार तो मैं आपको यही कहूँगी, स्टे होम एंड स्टे सेफ। आज मैं आपको हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर पढ़ाऊँगी जिसका नाम है नदी घाटी सभ्यताएं। इन नदी घाटी सभ्यताओं के अंतर्गत आज मैं आपको 4 सभ्यताओं का वर्णन यहाँ पर करूँगी, जो कि आपकी चारों की चारों कांस्यकालीन सभ्यताएं कहलाती हैं। इनमें सबसे पहली सभ्यता है आपकी सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरी है आपकी मेसोपोटामिया की सभ्यता, तीसरी है आपकी चीन की सभ्यता और चौथी है आपकी मिस्र की सभ्यता। जैसे कि अभी आपने सुना, सबसे ज़्यादा शब्द जो यहाँ पर हम प्रयोग कर रहे हैं वो है सभ्यता। अब क्योंकि हम सभ्यता शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए हमें सबसे पहले सभ्यता का अर्थ जानना जरूरी है। आदि मानव जैसे जैसे सुविधाओं का भोगी होता गया, उसके विचारों के साथ साथ उसने उन्नति के मार्ग को भी समझ लिया और विकास की ओर बढ़ते हुए मानव ने विभिन्न प्रकार के साधनों को प्राप्त करने का जो है प्रयास भी शुरू कर दिया। इसी विकास को आगे चलकर जो है सभ्यता का नाम दिया गया। अर्थात एक विस्तृत भू क्षेत्र पर जब संस्कृतियों में समानता पाई जाती है तो उसे सभ्यता कहते हैं। जैसे कि आप देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके आपने देखा जो प्रमाण थे वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत इतनी जगह पर मिले। इसका मतलब ये था कि जो इस सभ्यता के लोग थे जहाँ जहाँ पर भी जाकर बसे, उनका जो रहन सहन था, उनकी जो जीवन शैली थी वो सब एक जैसी थी। यानी चाहे वो जितने बड़े भी भूभाग पर रहे हों, लेकिन जो उनकी संस्कृति थी, उनकी जो जीवन शैली थी वो एक ही प्रकार की थी। तो जो ये एक ही प्रकार की जो चीज़ें होती हैं, यानी एक ही प्रकार की जो संस्कृति होती है, इसको सभ्यता कहा जाता है। अब पूछा जाए कि सभ्यता और संस्कृति क्या ये अलग अलग हैं? नहीं। यानी एक समूह जो किसी एक ही स्थान पर रहते हैं, उनकी जीवन शैली एक जैसी होती है और उनका जो कालखंड होता है, इनका जो समय काल होता है वो भी एक ही होता है। तो यही आपकी जो है संस्कृति और सभ्यता जो है होती है। अब आता है वास्तुकला। भवन निर्माण की कला को वास्तुकला कहा जाता है। भारत में जो वास्तुकला का प्रारंभ था वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने किया था। अगला आपका आता है जाल पद्धति। ये शब्द मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इन शब्दों का प्रयोग जो है आगे आपकी सारी चीज़ों में होगा, इसलिए आपको इन शब्दों का अर्थ पता होना चाहिए। और कई आपके जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें इनकी डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है कि जाल पद्धति किसे कहते हैं, सभ्यता का क्या अर्थ है, या फिर टीला किसको कहा गया। इन सारी चीज़ों का जो है अर्थ पूछा जाता है, इसीलिए मैं आपको ये सब कुछ समझा रही हूँ। अब है आपका जो है जाल पद्धति, एक दूसरे को समकोण पर काटती सीधी रेखा जाल पद्धति कहलाती है। यह शतरंज की बिसात के समान होती है और उस समय यह जो मैंने बताया आपको सिंधु घाटी सभ्यता जो थी उसमें नगर बनाने के लिए, यानी नगर विन्यास की जो है ये एक पद्धति थी। अब आता है आपका टीला। जब लोग एक ही स्थान पर नियमित रूप से रहते हैं तो इस भूमि खंड के अनवरत तथा पुनः उपयोग से आवासीय मलबों का निर्माण हो जाता है, जिन्हें टीला कहा जाता है। ये तो टीला तो वैसे भी आप समझते ही होंगे। तो चलिए इन शब्दों के बाद अब हम चलते हैं अपनी जो हमारी नदी घाटी सभ्यताएं हैं हम उनका वर्णन करते हैं। सबसे पहली जो हमारी सभ्यता है वो है भारतीय सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। इसको आप हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं या इसको मोहनजोदड़ो सभ्यता भी कहा जाता है। ये नाम इसको क्यों दिए गए हैं? क्योंकि इन जगहों पर इन सभ्यताओं के जो है कुछ ना कुछ प्रमाण प्राप्त हुए हैं, इसीलिए इनको ये नाम भी दे दिया गया है। तो जो हमारी ये सिंधु घाटी सभ्यता है, ये सिंधु घाटी जो सिंधु नदी थी उस नदी की घाटी के आसपास जो है बसी हुई थी, इसी इसको सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया गया है। अब जानते हैं कि इस सभ्यता की खोज किसने की। वैसे तो इस सभ्यता का जो प्रमाण थे वो 1853 ईस्वी में ही प्राप्त हो गए थे, लेकिन उस समय इस पर कोई बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। बाद में इस सभ्यता की जो खोज करने वाले व्यक्ति थे वो थे दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। दयाराम साहनी ने 1921 में इसके कुछ प्रमाण प्राप्त किए थे और राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में, यानी कि इस सभ्यता की खोज करने वाले ये दो व्यक्ति थे। अब इस सभ्यता के जो प्रमुख स्थल हैं वो किन किन जो है देशों में पाए जाते हैं, तो वो हैं आपके अफ़गानिस्तान में, पाकिस्तान में और भारत में।
भारत में इस सभ्यता के सबसे ज़्यादा जो है स्थल पाए जाते हैं 900 से ऊपर, और पाकिस्तान में 500 के करीब जो है, और अफ़गानिस्तान में तो 2 या 3 ही प्रमुख स्थल जो है पाए जाते हैं। इस सभ्यता को सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी के जो वासी थे उन्होंने सर्वप्रथम तांबे में टिन मिलाकर कांसा बनाया था, इसलिए इस सभ्यता को कांस्यकालीन सभ्यता भी कहा गया है। यानी मुख्य रूप से जो है कांसा बनाने वाली जो सभ्यता थी वो यही थी। इसके बाद जो आगे की चारों सभ्यताएं हैं वो भी कांस्यकालीन सभ्यताओं के अंतर्गत आती हैं, लेकिन यह सर्वप्रथम जो है कांसे वाली सभ्यता जो है मानी गई है। सिंधु सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति भी कहा जाता है, क्योंकि यह सभ्यता पूर्णतः नगरीय सभ्यता थी। यानी जिस प्रकार नगरों में अच्छे प्रकार के घर बने होते हैं, जो नालियाँ होती हैं, यानी पानी की निकासी के लिए बहुत अच्छे साधन होते हैं, वहाँ पर जो दरवाजे और खिड़कियाँ घरों के थे वो भी बिल्कुल जैसे आजकल के शहरी व्यवस्था में होते हैं, नगरीय व्यवस्था में होते हैं, उस प्रकार के बने हुए थे। और जो मकान थे वो पक्के ईंटों से बने हुए थे, तो इसीलिए इस सभ्यता को प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। इस समय में बहुत बड़े बड़े स्नानागार, अन्नागार आदि बनाए हुए थे, जो कि आज के समय में आप देखते हैं जो शहरी व्यवस्था में बने होते हैं, वैसे ही उस समय के घर जो है बने हुए थे। सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे बड़ी इमारत थी वो थी स्नानागार और अन्नागार। इन्होंने विश्व में सर्वप्रथम कपास का उत्पादन प्रारंभ किया था, और इस सभ्यता की जो लिपि थी वो अपठनीय थी, जो कि चित्रलिपि व पांडुलिपि थी। मैंने आपको बताया कि पीछे जो हमने इतिहास में वर्णन किया था कि कुछ हमारी इस प्रकार के भी लेखन हमें प्राप्त हुए जो कि पढ़े नहीं जा सकते थे, उनमें आपकी सिंधु घाटी सभ्यता भी आती है। यानी जो इस समय की चित्रलिपि थी वो पढ़ी नहीं गई थी, यानी उसको कोई आज तक भी पढ़ नहीं पाया है, लेकिन ये पूरी की पूरी ब्राह्मी लिपि के समान थी। यह दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। अब आता है कि सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे। यहाँ विद्वानों के अलग अलग मत हैं। कुछ विद्वान ऐसे हैं जो कि सिंधु सभ्यता के निर्माता आर्यों को मानते हैं, और कुछ विद्वान ऐसे हैं जो कि सुमेरियनों को इस सभ्यता का निर्माता मानते हैं। यानी कि दो लोग रहे हैं, दो जातियां रही हैं, आर्य और सुमेरियन। इनको जो है सिंधु सभ्यता का निर्माता माना जाता है। जो सिंधु वासी थे वो पशुपति की पूजा करते थे, यानी कि जो मूर्ति होती थी वो आधी पशु की होती थी और आधी मनुष्य की होती थी। सिंधु वासी जो थे उनका जो खान पान था वो शाकाहारी भी थे और मांसाहारी, यानी दोनों प्रकार के भोजन का जो है वो इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा सिंधुवासी आभूषणों का भी भरपूर प्रयोग करते थे। उस समय मोती माला, मटर माला, मतलब सोने चांदी के जेवरात आदि सारी चीज़ों का वो प्रयोग करते थे। जो वस्त्र आदि थे वो भी अलग अलग प्रकार के वस्त्रों का इन्होंने जो है यहाँ पर निर्माण कर लिया था, और अलग अलग वस्त्रों का भी ये प्रयोग करते थे। अब आता है इनका औषधि बनाने में जो है क्या महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये हिरण के सींग से, मूंगा जो पत्थर होता है उससे, और नीम की पत्तियों से बहुत सारी बीमारियों को दूर करने के लिए औषधि बनाते थे। अब आता है सिंधु सभ्यता का जो बंदरगाह था वो था लोथल, यानी कि जिस पर जो व्यापार किया जाता था, इस बंदरगाह के थ्रू जो है समुद्री व्यापार जो है किया जाता था। अब आती है इनकी दाह संस्कार की विधि। जो सिंधुवासी थे वो शव को जलाते भी थे, दफनाते भी थे, और कई बार जो है थोड़े अनभिज्ञ होने के कारण वो शव को वैसे ही खुले में भी फेंक देते थे। लेकिन जब वो थोड़े ज़्यादा सभ्य हो गए तो उस समय जो इनका था वो शव को जलाते थे, और जो जलाने के बाद उसकी राख या भस्म अवशेष बचते थे उसको किसी मिट्टी के बर्तन में भर करके दफना देते थे। उस समय जो है वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, धातुकला, लेखन कला आदि का भी जो है विकास हो गया था। सिंधु घाटी सभ्यता के जब प्रमाणों की बात आती है तो एक जगह थी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो ऐसी जगह थी जहाँ पर जब खुदाई की गई तो वहाँ पर बहुत सारे मृतक मनुष्यों के शरीरों के अवशेष मिले थे, यानी मनुष्यों की जो है अस्थियाँ मिली थी। इसीलिए इस जगह को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। और मोहनजोदड़ो से ही एक कांसे की नर्तकी की मूर्ति भी मिली थी, जो कि आज भी म्यूजियम में कहीं आपको देखने को मिल जाती है। तो ये था हमारा पूरा सिंधु घाटी सभ्यता का वर्णन। आइए अब हम चलते हैं
अगली सभ्यता की ओर, जो है आपकी मेसोपोटामिया की सभ्यता, यानी दूसरी सभ्यता आपकी जो कांस्यकालीन सभ्यता रही है। इस सभ्यता का जो जन्म हुआ था वो इराक की दजला फरात, दो नदी थी, इन नदी घाटियों के बीच में जो है हुआ था। और जो आपका मेसोपोटामिया शब्द है, इसका अर्थ भी जो है यही निकाला जाता है कि दजला फरात, दो नदी घाटियों के बीच का जो स्थान है उसको मेसोपोटामिया कहा जाता है। इस सभ्यता की खोज करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे अंग्रेज पुराविद रोलिंसन। इन्होंने 1850 ईस्वी में इस सभ्यता की खोज की थी। यानी अभी मैंने आपको बताया कि दो नदियों के बीच के क्षेत्र को मेसोपोटामिया कहा जाता है। अब आता है कि इस सभ्यता के जो निर्माता थे वो कौन थे। यहाँ भी वही बात होती है कि जो अलग अलग विद्वान हैं वो अलग अलग लोगों को बताते हैं जैसे जैसे उनको प्रमाण मिले हैं। कुछ विद्वान जो है वो द्रविड़ों को मानते हैं, कुछ विद्वान जो है वो मंगोलों को मानते हैं। वो मानते हैं कि यहाँ के जो मूल निवासी थे वो द्रविड़ थे या मंगोल थे। यह माना जाता है कि सुमेरिया के लोगों ने इस सभ्यता का प्रारंभ किया था। बीच में बेबीलोन के लोगों ने इस सभ्यता को उन्नति के चरम शिखर पर पहुंचाया था, यानी जो सबसे ज़्यादा विकास किया था वो बेबीलोन के लोगों ने किया था। तीसरे आते हैं आपके असीरिया के लोग। असीरिया जो एक प्रजाति थी, यह बहुत ही क्रूर प्रजाति थी, बहुत ही कट्टर प्रजाति थी और इसने स्वयं ही इस सभ्यता को पतन की ओर जो है पहुंचा दिया। यानी सभ्यता के विनाश का जो कारण थे वो असीरिया के लोग ही थे। अब आता है कि सुमेरिया का जो राजा था वो कौन था। सबसे पहला जो राजा था वो था शोरगन, और जो सुमेरिया की राजधानी थी वो थी सुमेर। दूसरे आते हैं बेबीलोन। बेबीलोन का जो पहला राजा था वो था हम्बुराबी, और इसकी जो राजधानी थी वो थी बेबीलोन। तीसरे आते हैं असीरिया। असीरिया का जो राजा था वो था असुरबेनीपाल, और इसकी जो राजधानी थी वो थी निनवे। अब ये जो मेसोपोटामिया के लोग थे ये भी जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के समान ही शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे, यानी दोनों प्रकार के भोजन का प्रयोग करते थे। मेसोपोटामिया की सभ्यता ही ऐसी सभ्यता थी जिसने कि चाक का आविष्कार किया था। अब आता है कि मेसोपोटामिया ने ऐसी क्या क्या जो है उसकी उपलब्धियां रही हैं जिसके कारण उस सभ्यता को याद किया जाता है। मेसोपोटामिया ने सर्वप्रथम ब्याज पर ऋण देने की जो प्रणाली थी वो शुरू की थी। ये लोग बहुदेववादी थे। सूर्य को शमांस, आकाश को अनु, चंद्र को नन्नार, वायु को एनलिन के रूप में पूजते थे। यानी जो है इन देवताओं को ये इन नामों से पुकारते थे। सूर्य को शमांस, आकाश को अनु, चंद्र को नन्नार और वायु को एनलिन कहते थे। ईश्वर को युद्ध की देवी के रूप में पूजा जाता था। नगर में जो देवालय बने हुए थे, यानी जो मंदिर बने हुए थे, उनको जिगुरत कहा जाता था। और जो मेसोपोटामिया के लोग थे ये देवताओं को खुश करने के लिए भेड़ बकरी जैसे पशुओं की बलि देते थे। यानी जो इस समय पर थी बलि प्रथा भी जो है चलती थी। ऐसा माना जाता है कि 331 ईसा पूर्व जो सिकंदर था, आप सिकंदर को तो जानते ही होंगे, इसने इस सभ्यता को नष्ट कर दिया था और यहाँ पर ग्रीक संस्कृति का प्रचार और प्रसार कर दिया था। अब आती है मेसोपोटामिया की जो लिपि है। मेसोपोटामिया की जो लिपि थी वो थी कीलाकार लिपि, यानी कील के समान लिखी गई थी। यह भी लिपि जो है अधिकतर पढ़ी नहीं जा सकी है। तो ये था आपका जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता का वर्णन। इसके बाद अगली सभ्यता पर चलते हैं जो है आपकी मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता का विकास उत्तरी अफ्रीका की नील नदी की घाटी में हुआ था। जो आपके एक इतिहासकार हुए हैं, सबसे पहले हमने इतिहास के चैप्टर में वर्णन भी किया था, हेरोडोट्स। इन्होंने नील नदी को मिस्र का वरदान कहा है। अर्थात ये मानते हैं कि यदि नील नदी नहीं होती तो मिस्र की सभ्यता भी नहीं होती। 1798 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्टा ने रोजेटा जो एक जगह थी उस जगह से मिले एक बहुत बड़ा वहाँ पर शिलालेख मिला था, और उस शिलालेख के आधार पर ही इस सभ्यता की खोज की थी। यानी इस सभ्यता की खोज करने वाले व्यक्ति कौन थे? वो थे नेपोलियन बोनापार्टा। इस युग को पिरामिड युग, सामंती युग, साम्राज्यवादी युग भी कहा गया है। यहाँ न्याय के जो सर्वोच्च अधिकारी होते थे, यानी जो सम्राट होता था, उसको फराओ कहा जाता था। फराओ का जो प्रमुख अर्थ होता है वो होता है सूर्य पुत्र। यानी इस सभ्यता का जो एक राजा होता था उसको फराओ कहा जाता था, यानी सूर्य पुत्र।
अब आता है कि जो इस सभ्यता की प्रमुख उपलब्धि है वो क्या है। इस सभ्यता की जो सबसे प्रमुख उपलब्धि है वो है कोणार्क का सूर्य मंदिर, यानी जो कि मिस्र की सभ्यता के लोगों ने ही जो है बनवाया था। मिस्र के लोग मृतकों की समाधियों को पिरामिड कहते थे। ये पिरामिड त्रिभुजाकार आकृतियों में बने होते थे और जो उस समय के राजा थे यानी फ़राओ थे वो इन पिरामिडों का निर्माण करवाते थे। उस समय का सबसे विशालकाय पिरामिड जो है वो है गीजा तथा शक्कारा का पिरामिड, यानी गीजा के पिरामिड आपने नाम भी सुना होगा, ये बहुत ही फेमस रहे हैं गीजा के जो पिरामिड हैं। मिस्र के अधिकांश पिरामिडों का जो निर्माण है वो मिस्र के तीसरे राजवंश के शासक जोसेर जो थे उनके प्रधानमंत्री इम्होतेप ने करवाया था। मिस्र का जो अंतिम शासक था वो था रेमेसिस। इसके बाद 332 ईसा पूर्व जो यूनानी सम्राट सिकंदर था उसने मिस्र पर कब्जा कर लिया था। मैंने आपको बताया पीछे कि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी उस पर 331 ईसा पूर्व जो है सिकंदर ने आक्रमण करके इस सभ्यता का विनाश कर दिया था, और जो मिस्र की सभ्यता है इस पर 332 ईसा पूर्व जो है सिकंदर ने आक्रमण करके इस पर कब्जा कर लिया था। इस सभ्यता ने हमें जो है अंकों की दशमलव प्रणाली दी थी, यानी इसने दशमलव प्रणाली का आविष्कार किया था। इस सभ्यता की जो लिपि थी वो थी हेरोग्लिफिक लिपि। इस लिपि में 24 चिन्ह होते थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे और बहुत सारे चिन्ह मिलते गए और अब जो है लगभग 300 चिन्ह जो है इस लिपि के जो है प्रमाणित हो गए हैं। अब आता है कि जो गीजा के बहुत बड़े पिरामिड, मैंने आपको बताया गीजा के जो पिरामिड थे वो बहुत बड़े बड़े विशालकाय पिरामिड थे, और जो ये पिरामिड होते थे जो उस समय के फ़राओ होते थे, राजा होते थे, वो ही जो है बनवाते थे। तो जो गीजा का पिरामिड है इसका निर्माण 2600 ईसा पूर्व जो एक राजा था, यानी फ़राओ उस समय राजाओं को कहा जाता था, जो एक राजा था सियोफ, उसने जो है बनवाया था। मिस्र के लोग जो थे वो पेपरिस नामक पौधे से कागज़ बनाने की कला भी जानते थे। और अब आती है कि ये जो है दाह संस्कार किस प्रकार से करते थे। तो ये मृतक के शव पर एक विशेष रासायनिक लेप लगाकर उसे एक लकड़ी के संदूक में बंद करके सुरक्षित रख देते थे। और आपने सुना भी होगा कि जो ये मृतक का जो शव होता था जिस पर ये लेप लगाकर उसको सुरक्षित कर देते थे उसको मम्मी कहा जाता था। और क्योंकि इस समय पर जो है बहुत अधिक पिरामिड बनाए गए थे इसीलिए इसको पिरामिड काल भी कहा गया है। और पिरामिड काल का जो प्रमुख शासक है वो था मीन्स। तो ये था आपका मिस्र की सभ्यता का वर्णन। आइए अब चलते हैं अगली सभ्यता की ओर जो है कि आपकी चीन की सभ्यता। इस सभ्यता का जो विकास था वो होंग हो नदी घाटी में जो है हुआ था। और जो चीनी सभ्यता थी इसके विकास का जो श्रेय है वो शान वंश के राजाओं को दिया जाता है, यानी जो मुख्य रूप से इस सभ्यता को बनाने वाले थे वो शान वंश के राजा थे, जिन्होंने 1765 से 1122 ईसा पूर्व तक चीन पर शासन किया था। यानी कि सबसे ज़्यादा समय तक शासन करने वाले जो व्यक्ति थे वो शाण वंश के राजा ही थे। अब एक व्यक्ति हुए हैं वोल्टेयर। ये कहते हैं कि चीनी साम्राज्य का शरीर बिना किसी परिवर्तन के 4000 वर्षों से जीवित है। यानी कि ऐसा मानते हैं कि इस सभ्यता में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। इस सभ्यता का जीवन शैली जिस प्रकार की उस समय थी आज भी वैसी ही है, क्योंकि अभी भी आप जानते हैं कि चीनी व्यक्ति जो है किस प्रकार के जो है नए नए तरह के आविष्कार करते रहते हैं, और इनका जो रहन सहन है, खान पान है, वही सी फूड और इस तरह के मतलब बहुत सारे जानवरों आदि को जो है खाना जैसे प्राचीन काल में होता था आज भी वैसा ही इनका रहन सहन है। अब आती है इस सभ्यता की खोज की बात। बीजिंग से मिले मानव अवशेषों से इस सभ्यता का पता चलता है। इस सभ्यता में जो राज्य में उच्च सरकारी पदों पर व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती थी, यानी अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, उन अधिकारियों को मंदारिन कहा जाता था। और उन अधिकारियों की नियुक्ति के लिए जो है एक प्रणाली बनाई गई थी जिसे आप आज भी जानते हैं, वो थी आपकी प्रतियोगिता परीक्षा। यानी प्रतियोगिता परीक्षा जो है उस समय कराई जाती थी, और जो भी व्यक्ति इस प्रतियोगिता परीक्षा में पास होता था उसी की नियुक्ति जो है अधिकारी पद पर की जाती थी।
चीनियों का जो आराध्य देव था यानी जिसको वो अपना देवता मानते थे उसका नाम है शांगटी, यानी ये जो है शांगटी की पूजा करते थे। यहाँ जो धर्म चलाने वाले व्यक्तियों की बात आती है, यानी यहाँ पर कौन कौन से धर्म जो है हैं, तो वो हैं आपके जो है लाओ त्से द्वारा चलाया गया ताओ धर्म और कन्फ्यूशियस द्वारा चलाया गया कन्फ्यूशियस धर्म। इसके अलावा जो हिंदवासी थे उन्होंने चीन में बौद्ध धर्म का भी प्रचार प्रसार किया था और यहाँ पर बौद्ध धर्मी भी मुख्य रूप से पाए जाते हैं। अब आती है चीनी सभ्यता की मुख्य उपलब्धियाँ, यानी कि इनकी उपलब्धियाँ। अगर उपलब्धियों की बात करते हैं तो चीनी सभ्यता की सबसे अधिक उपलब्धियाँ जो है हमें मिलती हैं। आज भी आप देखते हैं कि चीनी लोग जो हैं ना हर चीज़ से, हर वेस्ट चीज़ से कुछ ना कुछ बना देते हैं, तो आप समझ ही सकते हैं। तो उस समय भी इनकी जो है बहुत सारी उपलब्धियाँ रही हैं। ये जो है माइंड के बहुत शार्प हैं और बहुत कुछ जो है इन्होंने बनाया है। पहला है चीन की दीवार। जो चीन की दीवार बनवाने वाले जो राजा थे वो थे शी हांगटी। और इस दीवार की बात की जाए तो ये दीवार जो थी वो 22 फुट ऊंची, 20 फुट चौड़ी और 3000 किलोमीटर लंबी थी। फिर इन्होंने टाइफाइड की एक अचूक दवा का आविष्कार किया था। उसके अलावा जो है एक व्यक्ति थे हुआती, जो कि चीरफाड़ यानी आज के समय में आप समझ सकते हैं ऑपरेशन की कला में जो बहुत ही इन्होंने महारत हासिल किया हुआ था। इन्होंने प्रतियोगिता परीक्षाओं का चलन शुरू किया था। मैंने बताया आपको जो यहाँ अधिकारी पदों की नियुक्ति होती थी वो जो है प्रतियोगिता परीक्षाओं द्वारा ही होती थी। इसके अलावा इन्होंने गणित में दशमलव प्रणाली, दशमलव व पाई का मान निकालने की प्रणाली जो है बनाई थी। इन्होंने सौर पंचांग भी बनाया था, यानी कि सौर पंचांग के आधार पर, यानी सूर्य की और चंद्रमा की चाल के आधार पर जो है ये मौसम आदि की जो है गणना करते थे या मौसम की भविष्यवाणी करते थे। इसके अलावा इन्होंने भूकंप मापक यंत्र, धूप घड़ी तथा कुतुबनुमा यंत्र भी जो है बनाया था। पानी की जो चक्की आप देखते हैं आज हमारे देश में भी बहुत जगह पर चलती है, पानी की चक्की का आविष्कार इन्होंने किया। रेशम के वस्त्र बनाने की जो कला है वो भी चीनियों ने ही शुरू की थी। इसके अलावा आप चीनी बर्तनों को तो जानते ही, यानी बर्तन बनाने की कला में भी ये बहुत निपुण हैं। जो एक प्रकार की मिट्टी होती है, यानी उस मिट्टी से जो है ये बर्तन बनाते थे। कागज़ बनाने की विधि का भी जो है इन्होंने ही आविष्कार किया था। बारूद बनाने की जो विधि थी, यानी बारूद का आविष्कार भी इन्होंने ही किया। इसके अलावा सोयाबीन और चाय की खेती शुरू करने वाले भी यही थे। जो चीन में बौद्ध मंदिर और बौद्ध विहार बने हुए हैं उनको पैगोडा कहा जाता है। तो ये था आपका चीन की सभ्यता का वर्णन। मैंने आज आपको इन चारों कांस्यकालीन सभ्यताओं का वर्णन कर दिया है। अब आपको जो है अच्छे से समझ आ गया होगा इन चारों सभ्यताओं के बारे में। इसके बाद जो है हम अगली जो आपकी आएगी वैदिक सभ्यता, यानी लोहकालीन सभ्यता। ये चारों की चारों आपकी जो है कांस्यकालीन सभ्यता थी और इसके बाद आपकी आएगी वैदिक सभ्यता जो कि आपकी कहलाती है लोहकालीन सभ्यता। तो अगले चैप्टर में हम जो है उसका वर्णन करेंगे। आज के लिए इतना ही, जल्दी ही फिर मिलेंगे। धन्यवाद।